Hello students, welcome to today's lecture. I am Dr. Jaya Kantpal. Today I am going to teach you about flightless bird. It's also known as ratity. So today we are discuss about general character of ratity, its examples, origin, distribution and its affinities. So let's start. रेटिटी ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड। तो जो फ्लाइटलेस बर्ड होती हैं उन्हें आप उनका जो कॉमन नेम है वो रेटिटी है। फ्लाइटलेस बर्ड क्या है? जो उड़ नहीं सकती हैं। वो हैं तो बर्ड्स लेकिन वो क्या है? उड़ नहीं सकती हैं। उन्हें आप फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं। वो कर्सोरियल नेचर की हैं, मतलब वो रनिंग बर्ड्स होती हैं। वो तेज दौड़ सकती हैं। जैसे उसके एग्जाम्पल है आपका ऑस्ट्रिच, ईमू, कीवी, रिया, पेंगुइन, कैसोवेरी। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इनके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। So, ratiti are a group of large flightless birds belonging to the primitive division of birds known as Paleognathous birds. Paleognathous birds को ही आप ratiti कहते हैं। एक ग्रुप है फ्लाइटलेस बर्ड का जो Paleognathi के अंदर आता है। Paleognathous birds उन्हें कहा जाता है। The word ratiti comes from the Latin words ratis meaning graft, which refers to their flat sternum breastbones without a keel. तो जो फ्लाइटलेस बर्ड हैं और जो फ्लाइंग बर्ड्स हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है कि जो स्टर्नम होता है, जैसे आप ये स्टर्नम देखते हैं तो स्टर्नम में इनमें ऐसी कील प्रेजेंट होती है। तो ये कील जो होती है इसमें फ्लाइट मसल्स अटैच रहते हैं और फ्लाइंग करते समय, उड़ते समय ये मदद करते हैं बर्ड को। लेकिन जो फ्लाइटलेस बर्ड होती हैं उनमें ये कील एब्सेंट होती है स्टर्नम के साथ। उनका जो स्टर्नम है, जो ब्रेस्ट बोन है, वो कुछ इस तरीके से राफ्ट लाइक होती है। मतलब राफ्ट जैसे, नाव जैसे कहते हैं, राफ्ट जो होती है उसकी तरह होती है। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? रेटिटी कहा जाता है। इसमें कील एब्सेंट होती है, विदाउट अ कील, स्टर्नम विदाउट अ कील। अबाउट 40 स्पीसीज ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड एग्जिस्ट टुडे। तो आज की डेट में 40 स्पीसीज प्रेजेंट है फ्लाइटलेस बर्ड के। दे आर मेनली अडेप्टेड फॉर रनिंग रेदर देन फ्लाइंग। तो ये कर्सोरियल हैं, मतलब रनिंग करते हैं, फ्लाइंग नहीं करते हैं। तो हम जब बात करें फ्लाइंग ना करने वाली बर्ड्स की, तो चिकन जो होता है वो भी फ्लाई नहीं करता है, लेकिन वो फ्लाइटलेस बर्ड नहीं है। तो फ्लाइटलेस बर्ड के जो अभी कैरेक्टर हम सारे देखेंगे, उसके बाद फ्लाइटलेस बर्ड आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चिकन जो उड़ नहीं सकता है उसे भी हम फ्लाइटलेस बर्ड नहीं कहेंगे। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कील ऑन स्टर्नम, स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स कैन नॉट डेवलप एंड देयरफॉर दे आर अनेबल टू फ्लाई। ये जो डायग्राम है ये एक फ्लाइंग बर्ड का है। तो फ्लाइंग बर्ड में ये स्टर्नम है, इसमें ये स्टर्नम है, इसमें ये कील स्टर्नम एक साथ इस तरीके से जुड़े रहते हैं। और जो ये कील है इसके साथ फ्लाइट मसल्स अटैच रहती हैं, जिसकी वजह से बर्ड फ्लाई कर सकती हैं। जबकि ये आपका रेटिटी का एक रेटिटी है, उसका स्केलेटन दिखाया गया है। इस स्केलेटन में आप देखें कि ये कील जो है ये प्रेजेंट नहीं है। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों के स्केलेटन में। ये फ्लाइंग बर्ड का स्केलेटन, ये कंपैरेटिव स्टडी के लिए मैंने एक फ्लाइंग बर्ड का स्केलेटन लिया है और एक फ्लाइटलेस बर्ड का। तो ये मेन इसका जो कील और स्टर्नम, ये सबसे बड़ा और मेजर डिफरेंस है। रेटिटी आर कंसिडर एशियन बर्ड्स एंड शो सेवरल प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये एशियन बर्ड्स मानी जाती हैं, इसलिए इन्हें पैलियोग्नेथस बर्ड्स भी कहा जाता है। पैलियोग्नेथस बर्ड्स किन में आती हैं? प्रिमिटिव बर्ड्स जो होती है उन्हें पैलियोग्नेथस बर्ड्स कहा जाता है। They are mostly distributed in the southern continent such as Africa, South America, Australia and New Zealand. तो ये कहाँ प्रेजेंट है? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में प्रेजेंट होती हैं। कॉमन एग्जाम्पल है इनका ऑस्ट्रिच, ईमू, रिया, कीवी, कैसोवेरी और पेंगुइन। ये कुछ पिक्चर्स हैं इनकी। ये है ऑस्ट्रिच, ईमू, ये कीवी है, कैसोवेरी, रिया और पेंगुइन। तो ये सारी क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड है और ये सदर्न कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट रहती हैं। फिर जनरल कैरेक्टर्स ऑफ रेटिटी। तो मेन हम ये देखेंगे कि इनके जनरल कैरेक्टर क्या क्या हैं। फर्स्ट आता है हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो हैबिटेट है ये टेरेस्ट्रियल भी होती हैं। जो ऑस्ट्रिच है वो डिजर्ट्स में प्रेजेंट रहती है और कैसोवेरी और कीवी ग्रासी प्लेन्स और फॉरेस्ट में प्रेजेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन से अलग से क्वेश्चन आता है। तो आगे की जो स्लाइड्स हैं उनमें हमने इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन डिसकंटिन्यूअस है और रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब ये सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर में ही रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं, इंडिया में ये एब्सेंट होती हैं। एक्सटर्नल फीचर्स, सबसे पहले विंग्स रिड्यूस और एब्सेंट। विंग्स जो होते हैं फ्लाइट के लिए कैपेबल नहीं होते हैं और सिर्फ बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, इनके पास फेदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, सॉरी विंग्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, फेदर तो प्रेजेंट होते हैं। फेदर लैक इंटरलॉकिंग बार्बिक्यूल्स।
तो जो फेदर्स होते हैं उसमें जो इंटरलॉकिंग होती है, बार्बिक्यूल्स जो इंटरलॉकिंग बनाते हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं। देखिए ये पिक्चर में दिख रहा है आपको, ये आपका फेदर है, फेदर का जो शाफ्ट होता है उसे रेकिस कहते हैं, और उसके साथ ही ये आपके क्या बार्बिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये बार्बिक्यूल्स जो होते हैं इनमें ऐसे शाफ्ट प्रेजेंट होती है, इस तरीके से ऐसे हुक्स प्रेजेंट होते हैं, और ये हुक्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो फ्रेम और स्ट्रेंथनिंग देता है, मतलब उसमें स्ट्रेंथ होती है। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसकी वजह से एक कंप्लीट फेदर बन पाता है और वही उसको बर्ड को फ्लाई करने में मदद करता है। तो जो इंटरलॉकिंग है, ये जो बार्ब्स हैं इनके साथ जो बार्ब्यूल्स हैं इनमें जो आप देख रहे हैं ये इस तरीके से जो हुक्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, तो बार्ब्यूल्स इसमें एब्सेंट होते हैं। फिर टेरिले इसमें एब्सेंट होता है। टेरिले क्या होता है? फेदर्स का एक अरेंजमेंट है। तो जो फ्लाइंग बर्ड्स होती हैं उनमें फेदर जहां प्रेजेंट है और जहां फेदर नहीं प्रेजेंट है वो दोनों एरिया बिल्कुल सेपरेटेड होते हैं। मतलब जहां फेदर प्रेजेंट है उस एरिया को हम कहते हैं टेरिले, और जहां फेदर एब्सेंट है मतलब स्किन के ऊपर जहां फेदर एब्सेंट है उस एरिया को हम कहते हैं एप्टेरिया। तो जो फ्लाइटलेस बर्ड हैं जैसे रैटिटी, उसमें ये जो टेरिले होता है ये एब्सेंट होता है, मतलब इसमें कोई फेदर्स अरेंज नहीं है किसी तरीके से, किसी एक पैटर्न में अरेंज नहीं है, बल्कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। जैसे हेयर होते हैं उस तरीके से ये यूनिफॉर्मली फेदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो जब आप पिक्चर में देखेंगे तो इनके जो हेयर हैं ये सारे ये सब क्या है? फेदर हैं। फिर है रेक्ट्राइसिस, वो भी एब्सेंट या रिड्यूस होता है। रेक्ट्राइसिस क्या है कि ये फेदर जो फेदर टेल में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम रेक्ट्राइसिस कहते हैं। तो टेल फेदर जो फ्लाइट के लिए मेनली फ्लाइट में बैलेंसिंग का काम करते हैं वो यहाँ पुअरली डेवलप होते हैं, एब्सेंट होते हैं, क्योंकि फ्लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जैसा ये पिक्चर में आप देख रहे हैं इस रीजन में जो फेदर प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं रेक्ट्राइसिस। तो रेक्ट्राइसिस एब्सेंट है, टेरिले एब्सेंट है, बार्ब्यूल्स एब्सेंट है, तो काफी चीजें इनमें एब्सेंट होती हैं मेन फ्लाइंग बर्ड से। जो इसकी ऑयल ग्लैंड है जिसे यूरोपाइजियल ग्लैंड भी कहते हैं वो भी इसमें एब्सेंट होती है, मतलब प्रीन ग्लैंड एब्सेंट होती है जिसकी वजह से फेदर में ऑयल मतलब फेदर जो होते हैं वो ऑयल नहीं रह हो पाते हैं। तो क्या होता है कि जो फेदर्स हैं उनके फेदर में एक ग्लैंड प्रेजेंट रहती है जहां से ऑयल रिलीज होता रहता है, जिसे हम प्रीन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, प्रीन ग्लैंड जो ऑयल होता है वो फेदर्स को वाटर प्रूफ बनाता है और बहुत सॉफ्ट बनाए रखता है। तो जब वो फ्लाई करते हैं, ठीक है, फ्लाई करते समय फेदर को सॉफ्ट रखना और वाटर प्रूफ रखना बहुत जरूरी है। जबकि जो रैटिटी हैं जो फ्लाई नहीं करते हैं उसमें क्या है, ये ग्लैंड एब्सेंट होती है, प्रीन ग्लैंड, सिर्फ कीवी में ये ग्लैंड प्रेजेंट है। डाउन फेदर जो होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। डाउन फेदर टिपिकली क्या करते हैं? इंसुलेशन का काम करते हैं, तो डाउन फेदर भी यहाँ एब्सेंट होते हैं। हैंड लिम्स जो है वो इलोंगेटेड है, स्ट्रॉन्ग है, लेग्स लॉन्ग और पावरफुल होते हैं क्योंकि ये क्या कर सकते हैं? फास्ट रनिंग करते हैं। तो ये कर्सोरियल हैं, रनिंग का काम करते हैं, रनिंग करते हैं, फ्लाइंग नहीं करते हैं। तो ये इसके एक्सटर्नल फीचर थे। अब हम बात करेंगे इसके स्कल और पैलेट की। तो जो स्कल होता है वो ड्रोमोगनेथस होता है। ड्रोमोगनेथस पैलियोगनेथस टाइप होता है जो बिल्कुल प्रिमिटिव है। तो ये प्रिमिटिव पैलियोगनेथस टाइप पैलेट इसमें प्रेजेंट रहता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पैलेट इन बर्ड्स पढ़ेंगे, तो उसमें हम सारे टाइप के पैलेट्स देखेंगे। पैलेट इन बर्ड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रिमिटिव पैलेट स्ट्रक्चर शो करते हैं ये यहाँ पर मैंने इसका स्ट्रक्चर दिया है। पैलेट कुछ इस तरीके का है। इसमें क्या है, जो वोमर है वो काफी लॉन्ग बड़ी होती है और जो पैलेंटाइन है वो उन दोनों पैलेंटाइन को आपस में मिलने नहीं देती है। ठीक है, तो जो पैलियोगनेथस टाइप पैलेट होता है उसमें हम देखते हैं कि वोमर काफी लॉन्ग होती है और जो पैलेंटाइन प्रेजेंट होते हैं उनको आपस में अटैच नहीं होने देती है। तो पैलेंटाइन बोन होता है वो डू नॉट आर्टिकुलेट विद द रोस्ट्रम। देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये एक फ्लाइंग बर्ड का है। फ्लाइंग बर्ड में जो पैलेंटाइन होता है वो रोस्ट्रम के साथ अटैच रहता है। रोस्ट्रम क्या है? बीक कहें इसे। तो पैलेंटाइन जो होता है वो रोस्ट्रम के साथ अटैच रहता है। जबकि जब आप फ्लाइटलेस बर्ड की बात करेंगे, रेटिटी की बात करेंगे, तो वहां पर जो पैलेंटाइन है वो रोस्ट्रम के साथ अटैच नहीं होता है। स्कल बोन रिमेन सेपरेट एंड द सूचर्स आर डिस्टिंक्ट नॉट कंप्लीटली फ्यूज। तो जो सूचर्स होते हैं वो भी इसमें, जो स्कल बोन में सूचर्स होते हैं वो भी इसमें कंप्लीटली फ्यूज नहीं रहते हैं।
जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, ये सूचर होते हैं, जैसे ये है इंटरफ्रंटल सूचर्स, ये है सजाइटल सूचर्स। तो ये जो सूचर्स होते हैं ये प्रिमिटिव स्टेजेस में दिखाई देते हैं। जैसे जैसे एडवांस स्टेजेस आती हैं, जैसे फ्लाइंग बर्ड्स हैं, उसमें भी ये सूचर्स, जो ये लाइंस आप देख रहे हैं, ये सूचर्स पैलेट में या स्कल में नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, स्कल में ये सूचर्स नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जो रेटिटी है वहां पर ये सूचर्स बिल्कुल डिस्टिंक्ट, कंप्लीटली विजिबल होते हैं और सेपरेट होते हैं। ये हमने बता दिया। पैलेंटाइन बोन जो होती है वो रोस्ट्रम के साथ आर्टिकुलेट नहीं रहती है। अ लार्ज वोमर बोन इज प्रेजेंट सेपरेटिंग द पैलेंटाइन। तो वोमर बोन जो है वो पैलेंटाइन को सेपरेट करे रखती है, उन्हें फ्यूज नहीं होने देती है। मैक्सिलोपैलेंटाइन प्रोसेस आर स्मॉल एंड डू नॉट जॉइन विद ईच अदर। तो ये है आपका मैक्सिलोपैलेंटाइन प्रोसेसेस, ये भी फ्यूज नहीं होती हैं और एक दूसरे से अलग रहती हैं। क्वाड्रेट बोन आर्टिकुलेट विद द स्कल बाय अ सिंगल और पार्शली डिवाइडेड हेड। तो हमने इससे पहले जो लेक्चर पढ़ा था ओरिजिन ऑफ बर्ड, उसमें हम क्वाड्रेट बोन के बारे में भी अच्छे से जान चुके हैं कि जो क्वाड्रेट बोन होती है वो स्कल के साथ इस तरीके से जुड़ती है कि अपर जॉ भी मूव कर सके और लोअर जॉ भी मूव कर सके। तो जो क्वाड्रेट बोन होती है वो स्कल के साथ ज्वाइंट होती है, जिसकी वजह से जो अपर जॉ है वो मूव नहीं कर पाता है। टेरिगोइड बोन्स आर इमूवेबल। तो जो टेरिगोइड बोन्स हैं वो भी मूवेबल नहीं होती हैं। तो ये हम जब इससे पहला जो लेक्चर है ओरिजिन ऑफ बर्ड वो एक बार आप देख लीजिए, उसमें ये सारे टर्म बहुत क्लियरली बताए गए हैं। स्टाइल जो था वो रूडिमेंट्री और एब्सेंट होता है। ये पाइगो स्टाइल है जो यहाँ इस वाली बर्ड में आपको दिखाई दे रहा है। रेटिटी में ये रूडिमेंट्री होता है या एब्सेंट होता है। टेल वर्टिब्री होती है वो फ्यूज हो जाती है, क्योंकि फ्यूज होने की वजह से वो क्या करती है, फेदर वहां पर सपोर्ट कर सकें टेल में फ्लाई करते समय, तो इसलिए वहां फ्लाइंग बर्ड में इसकी जरूरत होती है। लेकिन यहाँ ये क्या होती है, पुअरली डेवलप होती है या कंप्लीटली एब्सेंट होती है। तो डायग्राम में आपको दिखा दिया है। पेक्टोरल गर्डल और स्टर्नम, स्टर्नम जो है ब्रॉड है, फ्लैट और राफ्ट लाइक, मतलब ऐसी राफ्ट लाइक है। उसमें इस तरीके से जो कील है वो प्रेजेंट नहीं है। लैकिंग अ कील therefore strong flight muscles cannot develop। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि कील के साथ फ्लाइंग मसल्स जुड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से बर्ड फ्लाई कर सकती है। तो यहाँ पर फ्लाइंग मसल नहीं जुड़ी रहती हैं, क्योंकि कील प्रेजेंट नहीं है, फ्लाइंग मसल्स डेवलप नहीं हो पाती हैं, इसलिए ये फ्लाई नहीं कर पाती हैं। अनसीनेट प्रोसेसेस ऑन रिब्स आर वेस्टिजियल और एब्सेंट। जो रिब्स बोन्स होती हैं वो इस तरीके से जैसे ऐसी हैं, तो उसमें ऐसी प्रोसेसेस दिखाती हैं जिसे कहते हैं अनसीनेट प्रोसेसेस। ठीक है, ये दिख रही होंगी आपको, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये रिब्स हैं और रिब्स इस तरीके से एक प्रोसेसेस बनाती हैं और इसकी वजह से क्या करती हैं, पूरा केज बना लेती हैं जो उड़ते समय लंग्स को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। जब वो इतनी एयर, जितने एयर सैक हैं वो सब फिल हो जाते हैं, उन सबको अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन फ्लाइटलेस बर्ड में ये अनसीनेट प्रोसेसेस एब्सेंट रहते हैं। द एंगल बिटवीन द कैराकॉइड एंड स्कैपुला इज ऑब्ट्यूस वाइड। तो ये आपका है स्कैपुला और ये है कैराकॉइड बोन। ठीक है, तो कैराकॉइड बोन और स्कैपुला जो होती हैं वो आपस में ऑब्ट्यूस एंगल से जुड़ी रहती हैं। देखिए इस बर्ड में ये 90 एंगल से जुड़ी हैं। ये फ्लाइंग बर्ड है, लेकिन ऑब्ट्यूस क्या होता है, 90 से थोड़ा सा बड़ा, 90 से छोटा एक्यूट और 90 से बड़ा ऑब्ट्यूस। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल में कैराकॉइड बोन और स्कैपुला आपस में जुड़ी रहती हैं। क्लेविकल्स जो होती हैं स्मॉल और एब्सेंट होती हैं, जैसे फोकला, विशबोन जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर एब्सेंट रहती है। विशबोन भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपके बर्ड्स का, तो यहाँ पर वो एब्सेंट है क्योंकि क्लेविकल्स ही आपस में मिलकर विशबोन बनाते हैं और यहाँ पर क्लेविकल या तो बहुत छोटी होती है या फिर एब्सेंट होती है। पेक्टोरल मसल्स भी पुअरली डेवलप होती हैं। अब हम पेल्विक गर्डल की बात करें, इलियम एंड इशियम यूजुअली फ्री पोस्टीरियरली। तो यहाँ पर हम देखें जो इलियम और इशियम है ये दोनों क्या है, आपस में फ्यूज हैं, एक स्ट्रक्चर पूरा बना लिया है इन्होंने। जबकि यहाँ पर हम देखें तो इलियम और इशियम दोनों आपस में सेपरेट होती हैं, ये फ्यूज नहीं होती। तो लिम्स की बात करें, लिम्स बोन नॉन न्यूमैटिक सॉलिड। तो जैसे बताया है कि बर्ड्स की बोन जो होती है न्यूमैटिक बोन है, मतलब उनमें होल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो लाइट वेटेड हो जाती हैं, एयर भर जाती है उनमें। जबकि यहाँ पर क्या होते हैं, लिम्स की बोन सॉलिड होती हैं। फोर लिम्ब यूजुअली हैव 3 डिजिट्स 2 विद क्लॉज।
और जो फोर लिम्स होते हैं उसमें 3 डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब इस तरीके से 3 डिजिट प्रेजेंट हैं, और जिसमें से 2 क्या होंगे, क्लॉज होंगे जिनमें प्रेजेंट। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है सीकम लार्ज होता है, सिंड्रिक्स यूजुअली एब्सेंट होता है। सिंड्रिक्स क्या है, जिसकी वजह से बर्ड आवाज निकालती हैं, जो प्यारी प्यारी सी बर्ड्स की जो आवाज होती है वो सिंड्रिक्स से निकलती है, तो यहाँ पर वो एब्सेंट होता है। एयर सैक पुअरली डेवलप हैं, ये फ्लाई नहीं करते हैं, तो इन्हें एयर सैक की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर पुअरली डेवलप होते हैं। मेल possesses copulatory organ, पेनिस प्रेजेंट होता है। फीमेल में हैव बोथ ओवरीज फंक्शनल। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट कैसा है, यंग वंस आर प्रिकॉशियल कवर्ड विद फेदर एट बर्थ। प्रिकॉशियल का मतलब है कि यंग वन जो होते हैं वो इतने बड़े होते हैं, मतलब उन्हें पेरेंटल केयर की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम बाकी फ्लाइंग बर्ड्स के बेबीज को देखते हैं, वो बहुत ही छोटे, बिल्कुल उनमें फेदर भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, बहुत ही डेलिकेट से होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यंग वन क्या होते हैं, प्रिकॉशियल होते हैं। हैचलिंग आर इंडिपेंडेंट एंड डू नॉट डिपेंड ऑन पेरेंट्स फॉर फूड। अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। ये फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सुपर क्लास है टेट्रापोडा, क्लास एप्स, और सब क्लास है पैलियोग्नेथी। इसकी 2 सब क्लास है, पैलियोग्नेथी और न्यूग्नेथी। जो पैलियोग्नेथी है उसमें ये प्रिमिटिव बर्ड्स हैं, फ्लाइटलेस बर्ड, और जो न्यूग्नेथी है उसमें मॉडर्न बर्ड्स हैं जो फ्लाई कर सकती हैं। ये भी 4 ऑर्डर में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑर्डर है आपका स्ट्रूथियोनिफॉर्म्स हैं, एग्जाम्पल है इसका स्ट्रूथियो कैमिलस, जिसे ऑस्ट्रिच कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन है इसका अफ्रीका में। सेकेंड ऑर्डर है रिहीफॉर्म्स, एग्जाम्पल है इसका रिहा, रिहा अमेरिकाना, रिहा कहते हैं इसे। डिस्ट्रीब्यूशन साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है। नेक्स्ट ऑर्डर है कैसुरिफॉर्म्स, इसका एग्जाम्पल है ड्रोमेनियस, जैसे ईमू। कैसुएरियस, इसको कहते हैं कैसोएरी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनिया में प्रेजेंट है। फिर लास्ट ऑर्डर है एप्टेरिगिफॉर्म्स, एग्जाम्पल है इसका एप्टेरिक्स, जिसे कीवी कहते हैं, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन है न्यूजीलैंड। तो हम सबको डिटेल में एक एक बार देख लेते हैं जो एग्जाम्पल्स हैं फ्लाइटलेस बर्ड की। फर्स्ट वन इज ऑस्ट्रिच, फास्ट रनिंग बर्ड है ये। स्ट्रूथियो कैमिलस इसका जूलॉजिकल नेम है। Found mainly in Africa and the part of Arabia. Largest and heaviest living bird है। Also largest flightless bird. सबसे largest जो bird है वो जो living bird है वो ostrich है। हाइट जो होती है इसकी 2.5 से 2.8 मीटर तक लॉन्ग हो सकता है, मतलब इसकी हाइट 8 फीट तक हो सकती है। वेट इसका होता है 100 to 150 kg. It has only 2 toes on each foot. तो ये इसका फुट दिखाया गया है, तो इसमें इस तरीके से 2 टोज होते हैं, तो एक फुट में 2 टोज होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, बहुत तेज फास्ट रनिंग कर सकता है। इट इज द फास्टेस्ट 2-legged एनिमल रनिंग अप टू 70 to 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब 70 to 80 किलोमीटर पर आवर तक भाग सकता है, और लॉन्ग डिस्टेंसेस में ये 50 किलोमीटर पर आवर लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकता है इतनी स्पीड के साथ। फिर मेल जो होता है पॉलीगेमस होता है, मतलब बहुत सारे फीमेल के साथ मेट करता है। लेस वेरी लार्ज एग, सबसे बड़ा एग ले करते हैं 1.5 kg। उस जो एग है उसका वेट 1.5 kg होता है। इजिली डोमेस्टिकेटेड हो जाता है फॉर फार्मिंग, फार्मिंग के लिए इजिली डोमेस्टिकेट इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका ड्रोमेनियस, इसे ईमू कहते हैं, ये है इसका पिक्चर। नेटिव होता है ऑस्ट्रेलिया का, नेटिव है ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट रहता है। सेकेंड लार्जेस्ट एंड सेकेंड हेवीएस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड आफ्टर द ऑस्ट्रिच। हाइट जो है 1.5 to 1.8 मीटर होता है, अबाउट 6 फीट। वेट जो है 30 to 45 kg है। ईच लैग हैज 3 टोज डिजिट, 3 टोज यहाँ नॉर्मली जैसे प्रेजेंट होता है 3 टोज वैसे प्रेजेंट है। टोज में जो एक्सेप्शन है वो सिर्फ किसमें, ऑस्ट्रिच में प्रेजेंट होता है। Possesses a tracheal pouch which help in producing loud sound especially during courtship. Generally monogamous होता है, forms pair bonds. Flesh in considered moderately good for eating. ठीक है, फ्लैश जो है होता है वो इसका फ्लैश खाने में यूज होता है। The egg are dark green and are often used as decorative or artistic ornaments. तो जो इसका एग है वो ऑर्नामेंट की तरह भी यूज होता है या डेकोरेटिव आइटम की तरह भी यूज होता है, और इसे मीट इसका खाया भी जा सकता है। फिर थर्ड एग्जांपल है आपका एप्टेरिक्स ऑस्ट्रेलियस, ये है कीवी, यह है एग्जांपल। ये बहुत छोटा बर्ड है, रिस्ट्रिक्टेड है, न्यूजीलैंड में प्रेजेंट है, वहां का नेशनल बर्ड है। जो न्यूजीलैंड
वाले होते हैं उन्हें कीवी भी कहा जाता है। प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, इज द स्मॉलेस्ट लिविंग रेटिटी, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग रेटिटी है। साइज इसका डोमेस्टिक हैन के बराबर है, छोटा साइज का है। जो टेल फेदर्स हैं वो रूडिमेंट्री होते हैं, विंग्स भी रूडिमेंट्री हैं। ईच लेग हैज 4 डिजिट, और ये जो लेग्स हैं इसमें ये 1 2 3 4 डिजिट्स होते हैं प्रेजेंट। ये नॉक्टर्नल होता है और बरोइंग हैबिटेट होता है इसका। Unlike most birds, the nostrils are located at the tip of the long flexible bill about 8 inches. तो ये 8 inches की इसमें bill present होती है और इसी के top पर tip पर nostril present होती है। They have an excellent sense of smell and hearing, which is unusual in birds. Plumage is hair-like plumage. जो ये feather होते हैं ना plumage कहा जाता है, ये feather-like होते हैं और बिल्कुल ये mammal-like appearance देता है। Body temperature इसका थोड़ा कम होता है बाकी birds से, तो इसलिए ये बरो करके अंदर घुसा रहता है, बिलों में घुसा रहता है, अबाउट 100 फ़ारेनहाइट कंपेयर टू मोस्ट बर्ड। इन प्रोपोर्शन टू साइज द कीवी लेज द लार्जेस्ट एग अमंग द बर्ड्स। तो साइज के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे बड़ा अंडा देता है साइज के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल है आप कैसोवेरिस जिसे कैसोवेरी भी कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में और न्यू गिनिया में प्रेजेंट होता है। वुडेड फॉरेस्ट में, मेनली जो डेंस फॉरेस्ट है वहां प्रेजेंट होता है, वहां मिलता है। थर्ड लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड है, ये इसका एग्जांपल है, बहुत ब्यूटीफुल सा है। विंग्स जो होते हैं रिड्यूस होते हैं। विंग फेदर्स आर लॉन्ग स्टिफ एंड स्पाइन लाइक रिजेंबलिंग पोर्क्यूपाइन क्विल्स। तो इसके जो फेदर हैं वो लॉन्ग और स्टिफ हो जाते हैं, बहुत हार्ड हो जाते हैं, जैसे पोर्क्यूपाइन में प्रेजेंट होता है उसी तरीके से इसमें भी ये बिल्कुल पोर्क्यूपाइन क्विल्स की तरह रिजेंबल करता है। ये अकेला रेटिटी है जिसमें कास्क प्रेजेंट है, जो हॉर्न लाइक प्रोटेक्टिव चेस्ट ऑन द हेड, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो ये सिर्फ इसी रेटिटी में, इस टाइप का जो बर्ड में या हैन में प्रेजेंट होता है उस टाइप का स्ट्रक्चर ये कास्क जो है इसमें प्रेजेंट होता है। हैज स्ट्रॉन्ग पावरफुल लेग्स विद शार्प क्लॉज, जनरली शाय एंड सिक्रेटिव but can be aggressive and dangerous if threatened, sometimes attacking humans। तो human पे भी अटैक कर देते हैं ये। Solitary होते हैं और forest habitat में present होते हैं। For example है रिया अमेरिकाना का, रिया इसका कॉमन नेम है, ये है इसका पिक्चर। साउथ अमेरिका की नेटिव है ये, इसे साउथ अमेरिकन ऑस्ट्रिच भी कहते हैं। अफ्रीकन ऑस्ट्रिच में शेप, हैबिट्स और सब में मिलती है, बस साइज में स्मॉलर होती है। इसमें लार्ज डेकोरेटिव विंग्स प्लूम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच में प्रेजेंट होते हैं वैसे इसमें प्लूम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ईच लेग हैज 3 toes digits। द ओनली रेटिटी रिपोर्टेड टू possess a well developed syrinx voice organ। तो सिंड्रिक्स सिर्फ इसमें प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से बर्ड्स आवाज निकाल सकती हैं, तो सिर्फ यही रेटिटी है जिसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्सीलेंट स्विमर होती है, इजिली क्रॉस रिवर, यूजुअली लिव इन ग्रुप्स। पॉलीगेमस है मेल, बहुत सारी फीमेल के साथ मेट करते हैं। मेल प्रिपेयर द नेस्ट बाय डिगिंग इन द ग्राउंड, और मेल ही नेस्ट डिग करते हैं। सेवरल फीमेल ले एग इन द सेम नेस्ट एंड द मेल इंक्यूबेट द एग एंड केयर फॉर चिक्स, और इसमें क्या है, मेल पेरेंटल केयर होती है। फिर लास्ट एग्जाम्पल है पेंगुइन, आइगोसिलस भी कहते हैं इन्हें। पेंगुइन्स आर एक्वेटिक फ्लाइटलेस बर्ड, एक्वेटिक है, अडेप्टेड फॉर स्विमिंग। लार्ज हेड होता है, शॉर्ट नेक होती है, इलोंगेटेड स्ट्रीम लाइन बॉडी, इलोंगेटेड स्ट्रीम लाइक बॉडी है, शॉर्ट हेड है और शॉर्ट नेक प्रेजेंट है। विंग्स जो होते हैं वो फ्लिपर में मॉडिफाइड हो जाते हैं, ये विंग्स हैं फ्लिपर में मॉडिफाइड हो जाते हैं, स्विमिंग में काम आते हैं। ऑन लैंड दे शो अ कैरेक्टरिस्टिक अपराइट पोस्चर, तो ये जब लैंड में आते हैं तो इस टाइप का ये अपराइट ऐसे सीधा खड़ा पोस्चर दिखाते हैं। अडल्ट आर काउंटर शेडेड, डार्क ऑन द डोर्सल अपर साइड एंड व्हाइट ऑन द वेंट्रल लोअर साइड। जो अडल्ट होते हैं वो ऊपर से डार्क होते हैं और सामने से वेंट्रल साइड जो होता है उनका जो लोअर साइड है वो व्हाइट होता है। सदर्न हेमिस्फीयर में ये नेटिव है, मेनली फाउंड इन कोल्ड क्लाइमेट एंड कोस्टल रीजन। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेटिटी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेटिटी पर भी एक क्वेश्चन आता है, तो जब आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एमएससी सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक है, कोऑर्डिनेटर के अंदर आपका फ्लाइटलेस बर्ड के बारे में डिटेल में पूछा जाता है, उसके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ओरिजिन एंड एफिनिटीज। तो ये सारी चीजें फ्लाइटलेस बर्ड की एक ही क्वेश्चन के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन में आती हैं। तो जो रेटिटी है वो रिमार्केबल
डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है। मतलब जो रेटिटी है वो पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट नहीं है, तो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब अर्थ के किसी एक एरिया में ही ये प्रेजेंट रहते हैं। मेजर जो है सदर्न लैंडमास में प्रेजेंट होते हैं ये, और नेचुरली ये दूसरी जगह में और कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। तो सदर्न लैंडमास जो है, सदर्न एरिया है, वहीं ये प्रेजेंट होते हैं। ऑल्दो लिविंग रेटिटी आर एब्सेंट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में भी रेटिटी प्रेजेंट थे, लेकिन अभी आज की डेट में वो प्रेजेंट नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। Fossils record from these region indicate they have were once more widely distributed. तो जो fossils record हैं वो बताते हैं कि कभी widely distributed थे। तो जो साउथ अमेरिकन रीजन है उसमें रिया प्रेजेंट है, अफ्रीका में आपका ऑस्ट्रिच प्रेजेंट है, ऑस्ट्रेलिया में ईमू और कैसोवेरी प्रेजेंट है, न्यूजीलैंड में कीवी प्रेजेंट है, मेडागास्कर में जो एलिफेंट बर्ड प्रेजेंट है जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, न्यूजीलैंड में ही आपका मोआस प्रेजेंट है जो एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो ये दोनों एक्सटिंक्ट, मेडागास्कर और न्यूजीलैंड में एलिफेंट बर्ड और मोआस प्रेजेंट थे जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है इनका। ये कैसोवेरी है, पपुआ न्यू गिनिया में प्रेजेंट है, ऑस्ट्रेलिया में ईमू, कीवी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिच अफ्रीका, साउथ अमेरिका रिया। तो ये कुछ इस तरीके का इनका ओवरऑल वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से। अब हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ रेटिटी। तो इसके दो तीन थ्योरी हैं। पहली है ट्रेडिशनल व्यू, जब हम देखते हैं तो गोंडवाना राफ्टिंग हाइपोथेसिस हमारे सामने आती है। उसके अकॉर्डिंग जो रेटिटीज होते हैं उनके सिंगल कॉमन फ्लाइटलेस एंसेस्टर हैं, और ये एंसेस्टर जो होते हैं वो गोंडवाना फ्रेगमेंट से पहले एग्जिस्ट करते थे। उसके बाद जो अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मेडागास्कर थे वो कंबाइंड थे। गोंडवाना फ्रेगमेंट हुआ इसमें, मतलब जियोग्राफिकल आइसोलेशन हुआ, ये सारे कॉन्टिनेंट अलग अलग हो गए। उसकी वजह से जो फ्लाइटलेस बर्ड्स थी वो भी अलग अलग कॉन्टिनेंट में चली गई। तो ये इनका जो गोंडवाना मासेस है, गोंडवाना लैंड मासेस है या हाइपोथेसिस है, उसका ये मानना है। ये अट्रैक्टिव भी लगता है क्योंकि जब हम रेटिटी को देखते हैं तो सारे के सारे रेटिटी, जहां भी जितनी टाइप की भी हम रेटिटी देखते हैं सभी फ्लाइटलेस हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल मैच करता है इन लैंड मासेस से भी, क्योंकि अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मेडागास्कर ही उस समय सेपरेट हुए थे। और ये कॉमन मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट शेयर करते हैं, जैसे इनमें कील प्रेजेंट नहीं है, रिड्यूस विंग्स है और इनलार्ज हाइंड लिम्स है। तो जब हम इस तरीके से इसे देखते हैं तो हमें ये हाइपोथेसिस सही लगती है। लेकिन इस राफ्टिंग थ्योरी में प्रॉब्लम है। कुछ जो साइंटिस्ट हैं ऑस्ट्रेलिया में, एलन कूपर एक साइंटिस्ट हैं, वो एशियन डीएनए स्टडी ही करते हैं। तो उन्होंने ये बताया जो रेटिटी थे वो 50 मिलियन ईयर्स एगो ही इवॉल्व हो गए थे। उस समय जो मेडागास्कर और न्यूजीलैंड था वो ऑलरेडी सेपरेट हो चुका था ओशन से। तो मेडागास्कर और न्यूजीलैंड में भी एक्सटिंक्ट थे ये। मेडागास्कर में आपको एलिफेंट बर्ड और न्यूजीलैंड में मोआस मिलते हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो उससे पहले इनके इवॉल्व होने से पहले ही कॉन्टिनेंट थे वो पहले ही अलग हो चुके थे। तो ये तो हो नहीं सकता है कि ये बाद में उस ओशन बैरियर को क्रॉस करके दूसरी एक जगह पर आए हों। तो ये जो थ्योरी है हाइपोथेसिस जो है वो लार्जली रिजेक्ट कर दी गई। अब है मॉडर्न मॉलिक्यूलर एविडेंस, जिसके अकॉर्डिंग ये मल्टीपल ओरिजिन है इनका। ठीक है, अभी तक हमने देखा था कि हम सिंगल ओरिजिन हाइपोथेसिस देखते थे, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट स्टडी हुई जिसमें 20 डिफरेंट रीजन से मॉलिक्यूलर डीएनए लिया गया 18 बर्ड्स का, और एक इवोल्यूशनरी ट्री बनाई गई रेटिटी की। तो जिसमें ये देखा कि इनका सिंगल ओरिजिन नहीं है, बल्कि इनका 3 डिस्टिंक्ट इवोल्यूशनरी लिनेजेस प्रेजेंट है। 1 लिंकेज है आपका ऑस्ट्रिच, 1 लिनेज है रिया और 1 लिनेज है कीवी, इमोज और कैसोवेरी। तो इनका लिनेजेस जो है वो अलग अलग है, मतलब ये 3 ओरिजिन है इनके, जो एंसेस्टर हैं वो 3 हैं। मतलब this evidence suggests that flight was lost independently on at least 3 separate occasions rather than once from a single flightless ancestor. तो इस एविडेंस के बाद ये माना गया कि जो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं उन्होंने अपनी फ्लाइट इंडिपेंडेंटली लॉस की, वो भी एक एंसेस्टर नहीं थे, 3 जगह अलग अलग, 3 कॉन्टिनेंट में अलग अलग इन्होंने अपनी फ्लाइट इंडिपेंडेंटली लॉस की। तो मतलब इसके 3 एंसेस्टर हैं। बायोलॉजिकल कन्वर्जेंस, इसे ही हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल कन्वर्जेंस। बायोलॉजिकल कन्वर्जेंस क्या होता है कि जब किसी भी एनिमल को, चाहे वो किसी अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग एरिया में रह रहा है, लेकिन उसको सिमिलर इन्वायरमेंटल प्रेशर मिलता है,
तो बिल्कुल एक तरीके से उसका एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियर या बायोकेमिकल ट्रेट उसके सेम हो जाते हैं। तो रेटिटी का वही केस है, इसके 3 अलग अलग एंसेस्टर हैं, मतलब 3 जगह सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन होने की वजह से इनका जो इवोल्यूशन हुआ है वो बिल्कुल सेम हुआ है। तो इसको आप कहते हैं बायोलॉजिकल कन्वर्जेंस। Biological convergence refer to a widespread pattern in nature where unrelated or distantly related organisms evolve similar anatomical, physiological, behavioral और biochemical trait due to similar environmental pressure। तो इस वर्ड को हम कहते हैं बायोलॉजिकल कन्वर्जेंस। रेटिटी में क्या है, लार्ज बॉडी साइज है सबका, स्ट्रॉन्ग रनिंग लेग है, सबके पास कील एब्सेंट है, विंग्स जो हैं वो रिड्यूस हो गए हैं। तो दीज सिमिलर फीचर्स इवॉल्व इंडिपेंडेंटली इन डिफरेंट लीनेज एज एडेप्टेशंस टू अ टेरेस्ट्रियल लाइफस्टाइल। अब हम बात करेंगे एफिनिटीज ऑफ रेटिटी की, कि जो रेटिटी है वो अपने ग्रुप में सही है या नहीं, उसकी एफिनिटी सही है नहीं, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो रेटिटी है वो लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड है, जैसे ऑस्ट्रिच, रिया, ईमू, कैसोवेरी और कीवी। They are grouped under the infraclass Paleognathi, one of the 2 main division of the modern bird। ठीक है, Paleognathi और Neognathi 2 इनके डिवीजन है, जिसमें से Paleognathi में आपके क्या आते हैं, रेटिटी आते हैं, प्रिमिटिव बर्ड्स आती हैं और मॉडर्न बर्ड्स आती हैं Neognathi में। Their affinities, evolutionary relationship help us understand how they are related to other birds, both living and extinct। पहले हम एफिनिटी देखेंगे इसकी पैलियोगेनेथी के साथ, मतलब अपने ग्रुप में ही इनका क्लोज रिलेशनशिप, क्लोजेस्ट रिलेशनशिप क्या है। तो हम देखते हैं कि जो टिनेमस है, जो एक चिकन लाइक बर्ड है, मैक्सिको में प्रेजेंट है और सेंट्रल अमेरिका में प्रेजेंट है, ये भी ग्राउंड ड्वेलिंग बर्ड है। उसके साथ ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप दिखाता है क्योंकि वो भी क्या है, पैलियोगेनेथस बर्ड है, मतलब उसका जो पैलेट है वो पैलियोगेनेथस पैलेट उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, कॉमन फीचर्स हैं इसके, पैलियोगेनेथस प्लेट है, ओल्ड जॉ स्ट्रक्चर, लार्ज वोमर बोन होती है, रिजिड स्कल स्ट्रक्चर है, सिमिलर एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर्स इनमें प्रेजेंट है। तो ये सबसे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप दिखाती है टिनेमस के साथ। टिनेमस कैन फ्लाई बट दे शेयर द सेम प्रिमिटिव पैलेट एज रेटिटी। तो जो टिनेमस है वो फ्लाई कर सकती है, लेकिन वैसे फ्लाई नहीं करती जैसे बाकी बर्ड्स करती हैं, लेकिन ये क्या करती हैं, जो पैलेट है वो सेम उनका रेटिटी जैसा है। मॉडर्न जेनेटिक स्टडी शो दैट रेटिटी एंड टिनेमस इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन फ्लाइंग एंसेस्टर, प्रूविंग दैट फ्लाइटलेसनेस इन रेटिटीज इन सेकेंडरी नॉट प्रिमिटिव। तो ये दिखाता है कि ये दोनों क्या है, कॉमन एंसेस्टर है इनका। तो इससे पता चलता है कि फ्लाइटलेसनेस मतलब जो इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट फ्लाइट लॉस की है वो प्रिमिटिव नहीं है, वो सेकेंडरी है, मतलब पहले उड़ते थे, बाद में इन्होंने अलग अलग प्लेसेस में, जिसे बायोलॉजिकल कन्वर्जेंस कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी फ्लाइट लॉस की है। फिर हम रेटिटी के अंदर ही इनकी एफिनिटी देखें, एफिनिटी अमंग रेटिटी। ट्रेडिशनली रेटिटी वर ग्रुप टुगेदर बिकॉज दे शेयर फ्लैट स्टर्नम विदाउट कील, रिड्यूस विंग्स हैं इनके, स्ट्रॉन्ग हाइंड लिम्स हैं रनिंग के लिए, लूज हेयर लाइक फेदर्स हैं, ठीक है, ग्राउंड ड्वेलिंग हैबिट है। एग्जाम्पल क्या क्या है, ऑस्ट्रिच, रिहा, ईमू, कैसोवेरी और कीवी। However, molecular studies show the flightlessness evolved independently in different groups, so their similarities are partially due to convergent evolution। तो ये हमने पिछले स्लाइड्स में देख लिया है कि इनका जो इवोल्यूशन है वो कन्वर्जेंट है और इनका जो एंसेस्टर है वो एक नहीं है, चाहे जो रेटिटी के अंदर जो इनकी एफिनिटीज है वो एक जैसी हैं। एफिनिटी अमंग रेटिटी मतलब रेटिटी के अंदर ही इनकी जो एफिनिटीज है वो सब हमने देखी। एफिनिटी विद एक्सटिंक्ट बर्ड, तो जो एशियन डीएनए स्टडी हुआ उसमें पता चला कि जो एक्सटिंक्ट एलिफेंट बर्ड है जो मेडागास्कर में प्रेजेंट थी वो कीवी की क्लोज रिलेटेड है, और जबकि जो एक्सटिंक्ट मोआ है जो न्यूजीलैंड में प्रेजेंट थी वो क्लोजली रिलेटेड है टिनामस के कीवी, मतलब जबकि कीवी और मोआस जो है वो न्यूजीलैंड में प्रेजेंट है, दोनों न्यूजीलैंड में प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी उनका क्लोज रिलेशनशिप है मोआस का टिनेमस के साथ, कीवी के साथ नहीं है। This suggests that small flying ancestors spread across continents and later evolved into large flightless forms। तो इससे ये पता चलता है कि इनका जो एंसेस्टर है वो फ्लाइंग था, ये फ्लाई करके अलग अलग कॉन्टिनेंट में गए और वहां इन्होंने इंडिपेंडेंटली अपनी फ्लाइट लॉस की। एफिनिटीज विद न्यूगनेथी, जो मॉडर्न बर्ड्स हैं उनके साथ किस तरीके से इनकी एफिनिटी है। तो जो जितनी भी मॉडर्न बर्ड्स हैं वो न्यूगनेथी में
के अंदर आते हैं। पैलियोग्नेथी में रेटिटी और टिनेमस आता है। ये नियोग्नेथस से कैसे डिफरेंट है? रिजिड ओल्ड जॉ पैलेट है इनकी, ठीक है। कील और स्टर्नम प्रेजेंट नहीं है, फ्लाइट मसल रिड्यूस है, फेदर स्ट्रक्चर सिंपल है। नियोग्नेथस जो है उनमें फ्लेक्सिबल पैलेट है, कील स्टर्नम फॉर फ्लाइट, ये सब प्रेजेंट है। तो इसमें कंक्लूजन क्या निकला? जो एफिनिटीज है रेटिटी की वो शो करती है कि दे आर क्लोजली रिलेटेड टू टिनेमस विद पैलियोग्नेथी। दे शेयर कॉमन फीचर्स लाइक फ्लैट sternum and strong legs. Flightlessness evolved independently in different lineage, or they differ clearly from Neognathae in palate and skeletal structure. तो क्या क्या समझे हम इससे कि जो टिनामस है और रेटिटी है वो क्लोजली रिलेटेड है। जो कॉमन फीचर्स है इनके फ्लैट स्टर्नम और स्ट्रॉन्ग लेग्स, मतलब जितने रेटिटी के अंदर जितने स्ट्रक्चर वो सेम है, जबकि इनका एंसेस्ट्री सेम नहीं है। फ्लाइटलेसनेस जो है वो अलग अलग, मतलब 3 जगह अलग अलग इन्होंने अलग अलग तरीके से लॉस की है। और नियोग्नेथी से काफी डिफरेंट है क्योंकि इनका स्केलेटल स्ट्रक्चर और इनका जो पैलेट स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। Thus, ratiti are primitive Paleognathae birds that become flightless through evolution, making them important in understanding avian evolution. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ना भी आपके एग्जाम में रेटिटी के बारे में पूछा जाता है वो कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने उसका जनरल कैरेक्टर्स देख लिए हैं, सारे एग्जाम्पल्स पढ़ लिए हैं, उसके अलावा उसका डिस्ट्रीब्यूशन, एफिनिटीज और ओरिजिन, ये सारी चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं।